के न्यूज इंग्लिश के 2 घंटे के विशेष संस्करण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं निकोल जेडेक तेल अवीव से लाइव हूँ। ईरान में युद्ध विराम हो गया है और अब लेबनान में भी युद्ध विराम की चर्चा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच 2 हफ्ते की इस संधि के 48 घंटे से भी कम समय में ये सब हुआ। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजराइल जल्द से जल्द लेबनान के साथ सीधे बातचीत शुरू करेगा ताकि हिजबुल्लाह को निरस्त करने और इजराइल और लेबनान के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। बुधवार को नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले जारी रखने की कसम खाई जब सेना ने बीबर ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह पर सबसे तीव्र हमलों की शुरुआत की थी। अमेरिका और इजराइल मानते हैं कि ईरान में युद्ध विराम लेबनान से अलग है, जबकि ईरान इसे जुड़ा मानता है और धमकी देता है कि अगर उसके समर्थित गुटों पर गोलीबारी बंद नहीं हुई तो वो युद्ध विराम तोड़ देगा और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर देगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज शाम क्या कहा, देखें। प्रिय उत्तर के निवासियों, मुझे आप पर गर्व है। आप लगातार मजबूती से डटे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, लेबनान में युद्ध विराम नहीं है। हम लगातार हिजबुल्लाह पर जोरदार हमला कर रहे हैं और जब तक हम आपकी सुरक्षा बहाल नहीं कर देते तब तक रुकेंगे नहीं। ईरान और बुराई की धुरी के खिलाफ हमारी उपलब्धियों ने क्षेत्र में इजराइल की स्थिति में ऐतिहासिक बदलाव किया है। उन्होंने हमारे उन देशों के साथ संबंधों में भी बदलाव लाया है जिनके साथ पहले हमारे संबंध ही नहीं थे। लेबनान सरकार से कई बार शांति वार्ता की अपील के बाद मैंने कल रात कैबिनेट को लेबनान से सीधे वार्ता शुरू करने का निर्देश दिया ताकि 2 लक्ष्य हासिल किए जा सकें। पहला, हिजबुल्लाह को निरस्त किया जा सके और दूसरा, इजराइल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक और स्थायी शांति समझौता। इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, ईरान पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। मैं 4 अरब देशों से शांति समझौते कर चुका हूं और आगे भी करना चाहता हूं। असली शांति ताकत से ही मिलती है। आईडीएफ ने चेतावनी दी कि हिजबुल्लाह उत्तरी समुदायों से आगे अपनी मारक सीमा बढ़ाकर देश के मध्य हिस्से को भी निशाना बनाने की कोशिश कर सकता है। सेना का कहना है कि अगर होम फ्रंट कमांड के दिशा निर्देशों में कोई बदलाव होता है तो वह जनता को इसकी जानकारी देगी। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में है सुरक्षा विश्लेषक याकूब लापिन, लेबनान असेसमेंट के होस्ट और i24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन। सज्जनों, ये बड़ी खबर है। जब हमें लगा था कि हम युद्ध विराम में हैं और शायद उत्तरी मोर्चे पर भी युद्ध विराम हो सकता है। ओवन, कृपया नए घोषित कूटनीतिक प्रयास की ताजा जानकारी दे। इसकी अगुवाई कौन कर रहा है और बातचीत कब है? अगर बातचीत होती है तो मौजूदा गोलीबारी का क्या होगा? ठीक है निकोल यूरोबसर, पहले बातचीत विस्तार से समझाएं, फिर बताएं कि बातचीत के साथ साथ लड़ाई का क्या होगा। मंगलवार को वॉशिंगटन में, जैसा कि हमारे सहयोगी हिब्रू चैनल ने रिपोर्ट किया है, इजरायली प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ये ख्याल लाइटर कर रहे हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल के राजदूत हैं, और लेबनानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका में लेबनान की राजदूत निकोल कर रही हैं। उनकी जीवनी और रिज्यूमे प्रभावशाली है। देखना दिलचस्प होगा कि वह अपनी और देश की दृष्टि से बातचीत में क्या योगदान देती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित मध्यस्थ मिशेल इस्सा के साथ है जो लेबनान में अमेरिकी राजदूत है। यह काफी दिलचस्प है क्योंकि इमैनुअल मैक्रो ने यहां फ्रांस की ओर से बढ़ चढ़कर दखल देने की कोशिश की थी। अब वो भागीदारी लगभग खत्म हो गई है या उसे बाहर कर दिया गया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्व कर रहा है। दोनों देश वॉशिंगटन में बातचीत के लिए जा रहे हैं। वैसे इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने आज दोपहर इजराइल समयानुसार 3 यूरोपीय विदेश मंत्रियों को बातचीत की प्रगति के बारे में जानकारी दी। ये मंत्री जर्मनी, इटली और ग्रीस के थे। खास बात यह रही कि जानू बैरो, फ्रांस के विदेश मंत्री, वहां मौजूद नहीं थे। खैर, बातचीत का दायरा जो हमने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान में देखा और अभी अभी उनसे सुना, उसमें हिजबुल्लाह को निरस्त करना शामिल है। निकोल, नेतन्याहू का मानना है कि इजराइल और लेबनान में शांति समझौता हो सकता है, जिसे अमेरिकी दबाव का नतीजा माना जा रहा है। मुझे लगता है कि इजरायली सरकार के लिए इसे करने का मजबूत स्वतंत्र नीतिगत आधार है। और युद्ध के शुरुआती दिनों में यह व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया था कि नेतन्याहू ने अपने करीबी विश्वास पात्र रॉन डर्मर को यह जिम्मेदारी दी थी और ऐसे वार्तालापों के लिए माहौल तैयार करने और शुरुआती बातचीत शुरू करने के लिए भेजा था। लेबनानी सरकार ने भले ही हिजबुल्लाह को निरस्त नहीं किया है, बल्कि उससे काफी दूर है, शायद कर भी नहीं पाई है, लेकिन कम से कम बयानबाजी में, खासकर युद्ध के शुरुआती कुछ दिनों में, सही संकेत दिए और सही बातें कही। जहां तक युद्ध विराम की बात है, नेतन्याहू इस पर बहुत अडिग रहे हैं। हमने अभी देखा, लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं। इजराइल में यह राजनीतिक रूप से स्वीकार्य नहीं होगा जब उत्तरी सीमा पर लोग दिन रात शेल्टरों में हैं।
वे देखकर निराश है कि हिजबुल्लाह के पास इतनी ताकत है, जबकि उन्हें लगा था 2024 के पतझड़ में हुई लड़ाई से वो कमजोर हो गया था। लेकिन यह व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है कि नेतन्याहू ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि नेतन्याहू लेबनान के प्रति ज्यादा शांत और संयमित रवैया अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो निकोल, शायद पूरी तरह से युद्ध विराम और पिछले कुछ दिनों में हमने जो इजरायली कार्रवाई देखी है, उसके बीच का कोई रास्ता यही संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काफी लगता है। क्या यह लेबनानी सरकार के लिए काफी होगा कि वे अगले हफ्ते वॉशिंगटन में होने वाली वार्ता को हरी झंडी दे दें? ये दिलचस्प है कि सब कुछ कैसे सामने आ रहा है। याकूब, युद्ध से पहले संघर्ष विराम था, फिर ईरान से युद्ध और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर गोलीबारी शुरू कर दी। अगर फिर से संघर्ष विराम हुआ तो क्या बदलेगा? पिछली बार लेबनान को लितानी नदी के दक्षिण में हिजबुल्लाह को निरस्त करना था। उन्होंने कहा था कि ऐसा हो गया, तो अब क्या नया होगा? जो चीज अलग होगी वो ये है कि इस बार दक्षिणी लेबनान में इटानी नदी तक सुरक्षा नियंत्रण के साथ आईडीएफ की बड़ी संख्या में जमीनी सेनाएं लेबनान के अंदर गहराई तक मौजूद होंगी। यही सबसे बड़ा फर्क है। 2024 में हमारे पास ऐसा नहीं था, लेकिन अब है। इसके अलावा सैकड़ों हजार शिया दक्षिणी लेबनान निवासी दक्षिणी लेबनान छोड़ चुके हैं। उन्होंने वहां से निकासी कर ली, उन्होंने आईडीएफ की अपील सुनी। इसका मतलब है कि अब हिजबुल्लाह के पास मानव ढाल तंत्र नहीं है। हिजबुल्लाह का वो ईरानी छाया तंत्र जिसे दक्षिणी लेबनान में वर्षों और भारी धनराशि लगाकर खड़ा किया गया था, वो अब लगभग समाप्त हो गया है। ये बड़े बदलाव हैं। एक और बात यह है कि मैं बस इतना जोड़ना चाहूंगा कि हमें इस बारे में बहुत सारे मिले जुले संदेश मिल रहे हैं कि लेबनान में इजराइल का रवैया का तरीका क्या होगा। और जहां तक मेरा मानना है, नेतृत्व के लिए यह पूरी तरह से वैध है कि वे बहुत जटिल विचारों के अनुसार अपने अभियानों के स्तर को बदलने या समायोजित करने का निर्णय लें। लेकिन मेरी नजर में यह वैध नहीं है कि सूत्र कहें कि सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहेगा और जो लड़ाई हमने देखी है वो भी जारी रहेगी। अगर ऐसा नहीं है तो इजरायली लोगों को यह जानने का हक है कि उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। वे पारदर्शिता के हकदार हैं और उन्हें बताया जाना चाहिए कि आगे इजराइल क्या करने की योजना बना रहा है। मैं नेतृत्व की निर्णय लेने और समायोजन करने की वैधता पर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात की वैधता पर सवाल उठा रहा हूं कि जनता के साथ साफगोई ना बरती जाए और ये ठीक ना बताया जाए कि आगे लेबनान में हमें क्या देखने की उम्मीद करनी चाहिए। कई संदेश आ रहे हैं जिनमें वॉशिंगटन और राष्ट्रपति ट्रंप भी हैं कि अब चीजें बदलने वाली हैं। ये उसी पैमाने के हमले, वही हवाई हमले नहीं होंगे जिनके हम आदी हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जनता को बहुत स्पष्ट जवाब मिलने चाहिए और उन्हें ना देने का कोई कारण नहीं है। ओवन, अब तक लेबनानी सरकार ने कहा है कि वे अमेरिका ईरान वार्ताओं में शामिल नहीं होंगे। उनका तर्क है कि लेबनान की ओर से सिर्फ वही बोल सकते हैं। ये दिलचस्प है क्योंकि ईरान लेबनान को वार्ता में शामिल करना चाहता था। क्या ये लेबनानी सरकार खुद को उन वार्ताओं से दूर रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए दबाव बना रही है? सही है, ईरानी अब भी कह रहे हैं निकोल कि लेबनान युद्ध विराम में शामिल हो। अभी कुछ मिनट पहले वैसे कुवैती रक्षा मंत्रालय का कहना है कि देश की जरूरी सुविधाओं पर ड्रोन हमला हुआ है जो संभवतः ईरान से आया है। ईरान को होर्मुज जलदमरू मध्य बंद करने का अधिकार है। यह ड्रोन हमला अगर ईरान ने किया है, शायद इसलिए हुआ क्योंकि युद्ध विराम का पालन नहीं हो रहा और लेबनान इसमें शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं कि यह ईरानियों और लेबनान के हिजबुल्लाह विरोधी खेमे दोनों के लिए कितना अहम है, जो इसे देश के भविष्य और प्रतिनिधित्व की लड़ाई मानते हैं। तो लेबनान सरकार के लिए इसमें बहुत कुछ है कि वे आगे आकर ऐसा कर रही हैं। उनकी नजर में यह एक तरह की बहादुरी है कि वे इजराइल के साथ खुले तौर पर बातचीत कर रहे हैं। इजराइल जो देश के हर हिस्से में बहुत लोकप्रिय नहीं है, यह तो साफ है, लेकिन लेबनानी सरकार इसे ईरान के मुकाबले अपनी संप्रभुता और नियंत्रण जताने के तरीके के रूप में देख रही है। ईरान के पास अब भी हॉर्मुज का कार्ड और हमला करने की ताकत है। क्या लेबनान सरकार संघर्ष विराम से खुद को अलग कर पाएगी? यूरोप की सरकारों से उसे कितना समर्थन मिलेगा जबकि वे इस प्रक्रिया से लगभग बाहर है? और क्या उसे वो संघर्ष विराम मिलेगा जिसे उसने बातचीत की पूर्व शर्त के रूप में जरूरी बताया है? ये कुछ अहम सवाल है। हाँ, कुछ यूरोपीय देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहले ही लेबनान में आईडीएफ के नए अभियान पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो आश्चर्यजनक नहीं है। कई लोग पहले ही इजराइल की कार्रवाइयों की निंदा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता जो ब्राउन के पास और भी जानकारी है। जैसे ही इजरायली हवाई हमले लेबनान के उत्तर, दक्षिण और मध्य हिस्सों पर जारी हैं, दोस्त और दुश्मन दोनों ही एक जैसी चिंताएं साझा कर रहे हैं। इन हमलों की निंदा करने वालों में संयुक्त राष्ट्र भी सबसे पहले शामिल था। इतनी तबाही, ईरान के साथ युद्ध विराम पर सहमत होने के बाद हमारी ओर से ऐसी तबाही यकीन से परे है।
और वे इजराइल से ऑस्ट्रेलिया के लिए दबाव बना रहे हैं। तनाव को बढ़ाना बंद करना होगा। मुझे लगता है हम सब जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे और पीड़ा को रोकने के लिए तनाव कम करना और संवाद बहुत जरूरी है। ईरान ने इसे युद्ध विराम उल्लंघन कहा और इस्लामाबाद में SASDE वार्ता से बाहर होने की धमकी दी। ईरानी उप प्रधानमंत्री के अनुसार पाकिस्तानियों के कारण ही ईरान ने लेबनान हमलों के बाद इजराइल पर हमला नहीं किया ताकि वार्ता से पहले शांति रहे। कतर ने क्रूर हमलों की निंदा की। तुर्की ने तनाव कम करने की अपील दोहराई। इजराइल के ऐतिहासिक सहयोगियों की बात करें तो विश्व नेताओं ने लेबनान को युद्ध विराम में शामिल करने का आग्रह किया। ये शांति नाजुक है, पर हम चाहते हैं कि ये समझौते तक पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार भी दृढ़ता से मानती है कि ये लेबनान पर भी लागू होना चाहिए। यूरोपीय विदेश मंत्रियों ने इजराइल की आलोचना तेज की। मुझे लगता है कि इजराइल ने कल जो हमलों को बढ़ाया वो पूरी तरह से गलत था। ये हमले कल अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी युद्ध विराम को कमजोर करते हैं, इसलिए और गंभीर हैं। लेबनान में IDF ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस की शुरुआत से पहले इजराइल पर वैश्विक राय पहले ही बटी हुई थी। संघर्ष के इस नए अध्याय से चाहे इजराइल इसे जैसे भी पेश करे, इसकी छवि को फिर से संवारने में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। अब उत्तरी मोर्चे से I24 न्यूज संवाददाता बालिक स्लेडन की ताजा जानकारी सुनते हैं। किरियात शमोना उत्तरी इजराइल से लाइव जुड़ रहे हैं। काली, बताइए आपने उत्तरी मोर्चे पर आज क्या देखा? हिजबुल्लाह अभी भी सीमावर्ती कुछ समुदायों की ओर रॉकेट और ड्रोन दाग रहा है, लेकिन अब IDF ने देश के केंद्र को भी खतरे की चेतावनी दी है। हाँ बिल्कुल, तो हिजबुल्लाह ने सुबह 6 बजे शुरू किया था। आज सुबह ड्रोन और रॉकेट हमलों के साथ इजराइल के उत्तरी इलाकों की ओर किरियात शमोना और पश्चिमी गलील की ओर भी हमला किया गया। पिछले कुछ घंटों में रक्का से कई रॉकेट पश्चिमी गलील और ख़ासतौर पर नहरिया, जो वहाँ का बड़ा शहर है, की ओर दागे गए और रॉकेटों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और बाकी खुले इलाकों में गिर गए। अधिकांश रॉकेट इंटरसेप्ट हो जाते हैं और ना तो नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही कोई हताहत होता है। आज भी स्थिति वही है, लेकिन रॉकेट और ड्रोन हमले जारी हैं। यहाँ उत्तरी समुदायों में सायरन यहाँ की जिंदगी को बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बना देते हैं, क्योंकि उन्हें लगभग पूरे दिन शेल्टर के अंदर या उसके पास रहना पड़ता है। अब देश के अलग अलग हिस्सों की ओर फायरिंग के बारे में ये IDF की एक आकलन रिपोर्ट है, जो कुछ घंटे पहले या लगभग 1 घंटे पहले उत्तर के निवासियों और साथ ही इजराइल के केंद्र के लोगों को जारी की गई थी। हिजबुल्लाह के पास अभी भी जाहिर तौर पर रॉकेट सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें हैं और वे वास्तव में इन्हें इजराइल के केंद्र के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पिछले 1 घंटे या उसके आसपास हम यही कह रहे हैं। लेबनान में स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार IDF सिडोन और लेबनान के दक्षिण के विभिन्न इलाकों में हमला कर रही है। इसका मतलब है कि इजरायली एयरफोर्स सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के लॉन्च को रोकने की कोशिश कर रही है। अब तक उन्होंने उन्हें लॉन्च नहीं किया है, लेकिन संभव है कि आने वाले घंटों में ऐसा हो जाए। उत्तरी इजराइल के निवासियों के लिए आज भी बीते 1.5 महीने जैसा व्यस्त रहा। तो बेली, प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस खबर के बारे में उनकी क्या सोच और राय है कि वॉशिंगटन में अगले हफ्ते युद्ध विराम या कम से कम युद्ध विराम की ओर ले जाने वाली बातचीत शुरू हो सकती है? अधिकांश लोग सर्वेक्षणों के अनुसार मानते हैं कि इजराइल को हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखने चाहिए। उनका कहना है कि यही तरीका है जिससे हिजबुल्लाह को इजराइल के उत्तरी इलाकों को धमकाने से रोका जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जब सीमा पर अब भी संघर्ष जारी है, तब भी कुछ बातचीत हो सकती है, यानी बातचीत केवल गोलाबारी के दौरान ही जारी रहनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि आज इजरायली सरकार की इस पहल को लेकर कुछ आलोचना भी हो रही है। किरियाती शमोना के मेयर आवी चाइस्टन, जो निश्चित रूप से इस गठबंधन के साथ राजनीतिक रूप से जुड़े नहीं हैं, वो इजराइल में विपक्ष की ओर ज्यादा हैं। लेकिन खैर, उन्होंने अभी कहा कि ईरानियों ने दबाव डाला है, उन्होंने अपना दबाव बनाया है, अमेरिकियों ने फैसला किया और इजरायलियों ने बस मान लिया। इजराइल के उत्तर के निवासी तथा कथित शांति के शिकार नहीं होंगे और हम आतंक के सामने हार नहीं मानेंगे या हमें हार नहीं माननी चाहिए।
ये वही है जो अविचाई स्टर्न ने कहा है। ये उत्तर में कई इजरायलियों की आवाज को दर्शाता है। उनके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चाहे जैसे भी हो, अगर हम बातचीत के लिए जाएं तो ठीक है, लेकिन बातचीत गोलियों की बौछार के बीच भी जारी रहनी चाहिए। हाल ही में अरब मीडिया से बात कर रहे सूत्रों के अनुसार लेबनानी सरकार इजराइल से युद्ध विराम या लेबनान में हवाई हमले रोकने की मांग कर रही है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से नहीं है। उनके लिए अभी इजराइल के साथ उन वार्ताओं में शामिल होने पर सहमत होना। फिर से इजरायली कह रहे हैं कि अगर वार्ताएं होती हैं तो वे सिर्फ गोलाबारी के बीच ही होंगी। ताज़ा जानकारी के लिए धन्यवाद। 24 घंटे की शांति के बाद कुवैती वायु रक्षा फिर से अपने क्षेत्र में ड्रोन गिराने की कोशिश कर रही है। ये जानकारी कुवैत रक्षा मंत्रालय ने दी। ये बुधवार के बाद किसी खाड़ी देश पर पहला ईरानी हमला लगता है, जो दर्शाता है कि युद्ध विराम कितना अस्थिर है। इसमें कहा गया है कि सऊदी के विदेश मंत्री ने युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार अपने ईरानी समकक्ष से फोन पर बात की, जिसमें क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसी समय होर्मुज जलदमरू मध्य को लेकर ईरान पर दबाव बढ़ रहा है। यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के सीईओ ने कहा कि ये जलमार्ग प्रभावी रूप से बंद है और उन्होंने तेहरान पर आरोप लगाया कि वो मुक्त नौवहन की अनुमति देने के बजाय इस रास्ते का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव के रूप में कर रहा है। अहमद कूजे एसोसिएट्स के राजनीतिक सलाहकार बहरीन से हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। अहमद, मुझे लगा था आपसे खाड़ी में शांत दिन के बारे में पूछूंगी, लेकिन पिछले 1 घंटे में समझ आया कि ऐसा नहीं होगा। कुवैत की ओर हुई ताजा गोलीबारी से हमें मौजूदा युद्ध विराम की स्थिति का क्या संकेत मिलता है? युद्ध विराम अभी लागू नहीं हुआ है क्योंकि इसकी शुरुआती व समाप्ति तारीख तय नहीं हुई है। इसकी सिर्फ मीडिया में चर्चा हुई थी और घोषणा के बाद से कुवैत की आखिरी घटना तक खाड़ी देशों पर ईरान के हमले जारी रहे। खासकर आज बहरीन, कुवैत, सऊदी और मुझे लगता है कि आज संयुक्त अरब अमीरात भी ईरानी हमलों की चपेट में थे। तो ये किस तरह की युद्ध विराम है? जब पूरे क्षेत्र की स्थिरता की बात आती है तो सिर्फ युद्ध विराम के अलावा हमें ईरानी आक्रामकता का अंत भी देखना होगा। युद्ध के दौरान हमने इसे देखा है और हमने देखा है कि वे कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं और ये इस युद्ध के बाद फिर कभी नहीं होना चाहिए। तो फिर युद्ध विराम पर प्रतिक्रिया क्या होगी, अगर हम इसे युद्ध विराम कह भी सकते हैं, जब इन खाड़ी देशों पर ईरान द्वारा लगातार हमले हो रहे हैं? क्या उन्हें उम्मीद है कि बातचीत से इसका अंत हो सकता है, या फिर क्या उन्हें डर है कि बातचीत के बाद भी ईरान सत्ता में बना रहेगा और इन देशों पर हमले करने की उसकी क्षमता बनी रहेगी? खाड़ी में माना जाता है कि सब सतर्क हैं। हम समझते हैं कि ये गंभीर बातचीत है, लेकिन पिछले अनुभवों से हम समझते हैं कि ईरानी कैसे काम करते हैं और हम जानते हैं कि वे कितने आक्रामक हैं और वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये मूल रूप से एक उचित ताकत होनी चाहिए, खासकर जो कुछ भी हो रहा है हॉर्मुज जलडमरू मध्य में, जो कुछ भी आज इजराइल में हो रहा है, जो कुछ भी कुछ घंटे पहले कुवैत में हुआ है। ये सब हमें एक और वजह देता है मूल रूप से उनकी आक्रामकता को खत्म करने के लिए। ये करना आसान नहीं है, लेकिन इसका कोई और रास्ता नहीं है। इस युद्ध ने खाड़ी देशों और ईरान के भविष्य के रिश्तों को कैसे बदला है? सऊदी विदेश मंत्री ने आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकी से फोन पर बात की। क्या ये एक चेतावनी कॉल थी या इस बात का संकेत कि संबंध किसी तरह से सामान्य हो सकते हैं? सामान्य जैसी कोई चीज नहीं होती। युद्ध के बाद भी हमें नया सामान्य खोजना पड़ेगा। वो कैसा दिखेगा? मुझे यकीन है चीजें बदलेंगी। लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि जब पश्चिम की बात आएगी तो हमारे रिश्ते भी अलग तरह के होंगे। जब पूर्व की बात आती है, यहाँ मैं चीन, रूस और ईरान की बात कर रहा हूँ, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, ये तो तय है। कोई भी सुरक्षित होकर नहीं सो पाएगा ये जानते हुए कि ईरान कभी भी हमला कर सकता है, चाहे युद्ध विराम हो या ना हो। खासकर जिस तरह से वे युद्ध में शामिल हुए, वह खाड़ी क्षेत्र को घसीटकर और अपनी क्रूर योजनाओं के जरिए था। और ये सब इसलिए है क्योंकि वे हमें रोजाना हमला करते हैं। इन खाड़ी देशों को बुनियादी ढांचे की मरम्मत और नुकसान से उबरने में कितना समय लगेगा?
क्या इस चरण में विनाश की सीमा का कोई अंदाजा है? अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें खाड़ी के सभी राज्यों में 100 से 190 अरब डॉलर के बीच की बात की गई है। तो इसे ठीक करने में सालों लगेंगे। बिल्कुल, इसमें बजट बनाना और फिर से बजट बनाना, चीजों पर खर्च कम करना शामिल होगा। और जो इसे रोक रहा है वो लगातार आक्रामकता है। जैसे आज सऊदी की 3 बड़ी तेल संयंत्रों पर हमलों की वजह से उत्पादन 6 लाख बैरल प्रतिदिन कम हो गया। मेरा मतलब है ये एक तरफ है। दूसरी तरफ हम होर्मुज जलडमरू मध्य के बड़े मुद्दे की बात कर रहे हैं जो अभी भी बंद है। तो ये सारी चीजें तय करेंगी कि हमें फिर से अपने पैरों पे खड़े होने में कितना समय लगेगा, जब हम समझ पाएंगे कि बिना युद्ध के हम कब वापस सामान्य हो सकते हैं। अहमद खुजाई आज महत्वपूर्ण दृष्टिकोण लेकर आए हैं क्योंकि संघर्ष विराम के बावजूद खाड़ी देशों की ओर फायरिंग जारी है। i24 न्यूज पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्टूडियो में वापस याकूब और अवन के साथ। अवन, ये संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या देता है? ये तथ्य कि ईरानी अभी भी खाड़ी देशों की ओर फायरिंग कर रहे हैं, ये तथ्य कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य अभी भी खुला नहीं है, जबकि इस 2 हफ्ते के अस्थायी संघर्ष विराम का मुख्य उद्देश्य ही सबसे पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना था। यह अमेरिकी राष्ट्रपति को क्या संदेश देता है? ये ट्रंप के लिए एक परीक्षा है। ईरानी शर्तें तय करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर लेबनान के मुद्दे पर, लेकिन शायद सिर्फ उसी पर नहीं। ये ट्रंप के लिए असली परीक्षा है। ब्रेट मैकगर्क, जो बाइडेन प्रशासन के पूर्व अधिकारी, ने आज CNN पर कहा था। निकोल वही। उनकी राय में अगर ईरान जलडमरू मध्य नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को इस्लामाबाद में वार्ता में शामिल नहीं होना चाहिए। ये ईरान के गलत व्यवहार को मान्यता देगा और ईरानी ताकत के मुकाबले अमेरिकी कमजोरी का संकेत होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रक्रिया टालने के लिए तैयार रहना चाहिए, आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और ईरानियों को वह इनाम नहीं देना चाहिए कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति उनसे सीधे वार्ता करे। ईरान के होर्मुज जलडमरू मध्य पर ठोस कदम उठाए बिना, खासकर अगर नेतन्याहू लेबनान को लेकर शांत रहते हैं, जैसा ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, यह ईरान द्वारा समझौते का गंभीर उल्लंघन है। निकोल, यह सिर्फ अमेरिका और ईरान का मामला नहीं है। आप जानते हैं, जब ट्रंप ने आकर कहा कि शायद अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में टोल वसूलने की एक संयुक्त व्यवस्था हो सकती है, तो ये ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन तीसरे पक्षों के लिए नहीं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, विदेश सचिव और रक्षा सचिव कह रहे हैं कि ये उनके लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कोई भी समझ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को टोल बूथ बनाना समस्या है। ब्रिटिशों के लिए यह मामला 19वीं सदी का है, जब उनकी नौसेना ने समुद्र खोलकर वैश्वीकरण का रास्ता खोला। यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के लिए बहुत बड़ा पीछे हटना होगा, जो दिखाता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सिर्फ अमेरिका और ट्रंप की अपनी छवि के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के तीसरे पक्षों के लिए भी महत्वपूर्ण है। होर्मुज जलडमरू मध्य का मुद्दा, याकूब, इसे सुलझाने का मूल तरीका क्या है? हमने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति से सुना था, सिर्फ शासन की धमकियां ही काफी हैं, जैसे कि हमने यहाँ एक बारूदी सुरंग रखी है, हमने यहाँ एक बारूदी सुरंग रखी है, इसके बीच से मत जाओ। बस इतना ही काफी है कि इतनी बड़ी रुकावट पैदा हो जाए। तो क्या हम सैन्य कार्रवाई और इन जहाजों को पार कराने के लिए असली सैन्य एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे हैं? समाधान क्या है? इसे हल करने के 2 तरीके हैं। पहला, ईरान धमकियां बंद करे और समझौता हो जिससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में यातायात शुरू हो सके। दूसरा तरीका यह है कि सेंटकॉम यानी मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य कमान और अमेरिकी नौसेना तथा उसके अधीन सभी संबद्ध बल, जो कई वर्षों से इस स्थिति के लिए अभ्यास, सिमुलेशन और ट्रेनिंग कर रहे हैं और जिनके पास बारूदी सुरंग हटाने समेत सभी जरूरी उपकरण हैं। ईरान की दोनों नौसेनाओं का विनाश जो पहले ही हो चुका है, उनके तट के किनारे स्थित अधिकांश क्रूज मिसाइल लॉन्च पोजिशनों का विनाश, आदि आदि। ईरान की अधिकांश क्षमता, जो वास्तव में इसे भौतिक रूप से बंद कर सकती थी, पहले ही हटा दी गई है। तो अब हम सिर्फ धमकियों से निपट रहे हैं। या तो ईरानी समझौते के तहत स्वेच्छा से धमकियां देना बंद करेंगे, या सेंटकॉम को बलपूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने का आदेश दिया जाएगा। वे इसके माध्यम से एक रास्ता बिना ज्यादा मेहनत के खोल सकते हैं। उनके पास ऐसा करने के लिए सारी जरूरी क्षमताएं मौजूद हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसे एक और दीर्घकालिक समुद्री अभियान में खुद को झोंकना पड़े। उसके पास दुनिया में सोचने के लिए और भी कई प्राथमिकताएं हैं। तो वे देख रहे हैं कि क्या वे इस शासन में किसी तरह का व्यवहारिक बदलाव ला पाने में सक्षम हैं या नहीं। यही सब इन वार्ताओं में हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद अमेरिकी नौसेना होर्मुज जलडमरू मध्य खोलेगी। मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए उतना मुश्किल होगा जितना कुछ लोग मानते हैं।
जहां तक इस दबाव बिंदु की बात है ओवन, मैं अभी भी इस पर वापस आना चाहती हूं, क्योंकि ईरानियों को पता है कि यही वो दबाव बिंदु है जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति को सबसे पहले वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर किया है। तो अगर उन्हें लगता है कि वे इससे अभी भी थोड़ा और फायदा उठा सकते हैं, तो वे इस कार्ड को क्यों छोड़ेंगे? मेरा मानना है सबसे अहम सवाल वही है जो आप याकूब से पूछ रहे थे। अमेरिका के पास जलडमरू मध्य खोलने के क्या विकल्प हैं? अगर अमेरिका की सेना समय और लागत में जलडमरू मध्य खोल सकती है तो उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए था, ताकि ईरानियों का वो कार्ड ना रहे। और अगर वे नहीं कर सकते तो आप सही हैं। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे अल्पकालिक रूप से आसानी से हल किया जा सके। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान दीर्घकालिक रूप से ही संभव है, चाहे वह किसी भी दिशा में हो। लेकिन देखिए, फिर से ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की समस्या है। और ये समस्या ईरान से कहीं आगे तक जाती है। अगर होर्मुज जलडमरू मध्य में हो सकता है तो यमन जिबूती के बाब अल मंदब में क्यों नहीं? ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं किया जा सकता? यहां तक कि दक्षिण चीन सागर में भी, भले ही वहां की भौगोलिक स्थिति अलग हो। ये मिसाल सिर्फ इस चोक पॉइंट को नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। लेकिन निकोल, वैश्वीकरण को दुनिया भर में काफी हद तक उलझा सकती है। यही वजह है कि ये उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से इसे इतना ज्यादा ध्यान मिल रहा है। जो भी होता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। सज्जनों, स्टूडियो में बने रहें, हम i24 न्यूज पर छोटे ब्रेक के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब हम वापस आएंगे तो हम अपना ध्यान ईरान के अंदर लगाएंगे कि यह युद्ध विराम वास्तव में ईरानी लोगों के लिए क्या मायने रखता है, खासकर ऐसे समय में जब शासन द्वारा किसी भी आंतरिक असहमति पर कार्रवाई का डर है। मैं आपको और जानकारी दूंगी बस i24 न्यूज पर छोटे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। i24 न्यूज पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जब अमेरिका और ईरान के बीच ईरानी नागरिकों के लिए युद्ध विराम होता है, असली खतरा अमेरिका नहीं, बल्कि सवाल है युद्ध थमने पर देश के भीतर क्या होता है। तेहरान के अधिकारी असहमति पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दे रहे हैं। जून में 12 दिन के युद्ध के बाद दिखा था कि युद्ध विराम से हिंसा भीतर की ओर मुड़ सकती है, जिससे आम ईरानी फिर शासन की क्रूरता का निशाना बन सकते हैं। साथ ही आर्थिक नुकसान भी सामने आने लगे हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस आकलनों के मुताबिक ईरान को पिछले 6 हफ्तों में 140 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसका मतलब तेहरान के लोगों के लिए और अनिश्चितता वो आर्थिक दबाव है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर सोना काजेमी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, ला क्रॉस। डॉक्टर काजेमी, साल की शुरुआत में जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, वे आंशिक रूप से आर्थिक निराशा के कारण भड़के थे। अब युद्ध के बाद इन बड़े नुकसानों के साथ इसका आम ईरानियों पर क्या असर पड़ेगा? कृपया मुझे सबसे पहले आपको धन्यवाद देने दें कि आप वास्तव में इस मुद्दे की परवाह कर रहे हैं और इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये देखना वाकई बहुत दुर्लभ है कि लोग वास्तव में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस दलदल के बीच में हैं और और बाकी राजनीति के बीच भी असल में ईरानी लोगों की हकीकत की परवाह करना, जो भूमिगत हैं, जो इस्लामिक रिपब्लिक के पहले शिकार और नंबर 1 दुश्मन हैं। जैसा कि आपको याद होगा या आपके दर्शकों को याद होगा, 1988 में इराक के साथ युद्ध विराम के बाद जो युद्ध ईरान और इराक के बीच 8 साल चला था, उसी दौरान मेरी भी जन्म हुआ था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्ताव 598 को मंजूरी दी गई थी। इस्लामिक रिपब्लिक, जो सद्दाम हुसैन की बड़ी दुश्मन थी, को अंततः युद्ध विराम के लिए बातचीत पर लाया गया, क्योंकि उनके पास गोला बारूद खत्म हो रहा था और अन्य कारण भी थे। उसके बाद
कुछ ही हफ्तों में। उसके बाद उन्होंने 1988 की गर्मियों में राजनीतिक कैदियों और असंतुष्टों का सबसे हिंसक नरसंहार किया, जिनमें से कई अपनी सजा पूरी कर चुके थे या सजा काट रहे थे। 4500 लोगों को फांसी दी गई और अधिकतर को सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। और आज भी ऐसे लोग हैं जो उस घटना के बाद से लापता हैं, जबरन गायब कर दिए गए या लापता हैं। परिवारों को नहीं पता कि वे कहां दफनाए गए हैं। तो अब ईरानियों के लिए ये समय बहुत डरावना है, क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। यहां तक कि इजराइल के साथ 12 दिन की जंग के बाद भी हमने देखा कि ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 20,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया इजराइल, और उनमें से कुछ को फांसी भी दी गई। तो जब भी इस्लामिक रिपब्लिक को दुनिया के मंच पर अपमानित किया जाता है, वो उसका बदला ईरानी जनता से लेती है और उस अपमान की भरपाई ईरानी लोगों की बलि देकर करती है। और दूसरी तरफ, जैसा कि आपने कहा, ईरानी लोग भारी महंगाई से जूझ रहे हैं। आप जानती हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। हर चीज बहुत बहुत महंगी है। हर बार जब आप किराने की दुकान पर जाती हैं तो सिर्फ कुछ अंडे लेने के लिए भी आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और आप जानती हैं, अगर आप बहुत अमीर हैं तो शायद थोड़ा मांस भी ले सकती हैं। और ईरानी लोग जानते हैं कि अब जब इस्लामिक रिपब्लिक, खैर अगर ऐसा हुआ भी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई समझौता कर सकते हैं, तो लोग बहुत डरे हुए हैं। लोग डरे हुए हैं कि इसका उनके लिए क्या मतलब हो सकता है। राज्य अपनी युद्ध में हुई हानि की भरपाई के लिए उनसे क्या वापस लेने आ सकता है, एंड ये सब कहा जाने वाला है। याद रखिए, ईरान इराक युद्ध ने शासन को स्थापित किया, शासन को एक असली ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद की। और हम ईरानी होने के नाते डरते हैं कि ये युद्ध भी ईरानी शासन के साथ वही करेगा अगर इसे अभी छोड़ दिया गया, या अगर कोई समझौता तब हो जाता है जब शासन पराजित नहीं हुआ है और उसमें कोई बदलाव नहीं आया है और वो अभी भी सत्ता में है। IRGC उसकी रीढ़ है। तब ये शासन को दुनिया की ताकतों के सामने और भी ज्यादा हठी बना देगा, क्योंकि वो खुद को अजेय और ऐसी शक्ति मानेगा जिसे अमेरिका और इजराइल भी हरा नहीं सके। तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। ईरानियों के लिए ये बहुत खतरनाक और बहुत अनिश्चित दिन है। इसी दौरान हमें वास्तव में ये साफ तस्वीर नहीं मिल रही है कि ईरान के अंदर असल में क्या हो रहा है। वहां लगभग पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान में इंटरनेट फिर से खुलेगा, ताकि हमें वहां सच में क्या हो रहा है इसकी बेहतर तस्वीर मिल सके? या फिर क्या शासन इसे जितना संभव हो सके उतना सीमित ही रखेगा? खैर, ये एक अच्छा सवाल है। आर्थिक समस्याओं का एक हिस्सा जो लोग अभी झेल रहे हैं, उसके अलावा आप जानते हैं पिछले कुछ दशकों से हम पर लगाए गए प्रतिबंध, और यहाँ तक कि सबसे बुरे प्रतिबंध जो अहमदीनेजाद की परमाणु मुहिम शुरू होने के बाद और उसके बाद लगे थे, और ये सब कुछ। लेकिन अब बहुत सारे व्यवसायों को बहुत नुकसान हो रहा है या उन्हें अपने व्यवसाय बंद करने पड़ रहे हैं क्योंकि इंटरनेट नहीं है ना? बहुत सारे व्यवसाय हैं जो इन सेवाओं पर निर्भर करते हैं, और इस इंटरनेट बंदी के कारण लोग और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। मेरा खुद का अनुमान है कि शासन इंटरनेट को तब तक बंद रखेगा जब तक या अगर अगले कुछ हफ्तों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता। और अगर नहीं हुआ तो ये बंदी और भी लंबी चल सकती है। मैं तो अपने परिवार के सदस्यों को भी कॉल नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत ही संक्षिप्त फोन कॉल मिलते हैं, कभी कभी बस इतना ही बताते हैं कि वे ठीक हैं और सुरक्षित हैं, बस इतनी सी बात। वरना लोग संगठित भी नहीं हो पा रहे हैं, और इसका एक हिस्सा यही है कि उनकी खुद को संगठित करने या विरोध करने या बमबारी रुकने के बाद कुछ भी करने की क्षमता को रोका जा सके। एक और निशाना जिसे शासन इस तरीके से साधने की कोशिश कर रहा है, वो है अपने लोगों की गतिशीलता, राजनीतिक गतिशीलता और साथ ही शारीरिक गतिशीलता पर नियंत्रण रखना। मेरा मतलब है, हमारे पास ये मुझे नाजी शासन के दौरान SS युवाओं की याद दिलाता है, जब बच्चों को, लगभग किशोरों को हथियार दिए गए थे।
अब यही ठीक वही है जो ईरान और अन्य धार्मिक फांसीवादी राज्य कर रहे हैं। वे बच्चों को सुरक्षा उपकरण और AK-47 दे रहे हैं और उन्हें बसीज मिलिशिया के हिस्से के रूप में सड़कों पर छोड़ रहे हैं। अर्धसैनिक बल जनता को परेशान करे, गेस्टापो की तरह लोगों को रोककर कागजात मांगे। तुम्हारा फोन कहाँ है? तुमने वो संदेश क्यों भेजा? तुमने क्या किया? लोगों के घरों में जाकर स्टारलिंक टर्मिनल्स चेक करना और कभी-कभी लोगों को गिरफ्तार करना, छापेमारी करना। देखो, इस्लामिक रिपब्लिक में जो एकमात्र मशीनरी बहुत प्रभावी है वो है दमन, फांसी और यातना की मशीनरी। वो कभी नहीं रुकती। वो मशीनरी 100% प्रभावी है। जबकि राज्य दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति यानी इजराइल से लड़ रहा है, तब भी वो फांसी देना जारी रखता है। डॉक्टर सोनार काज़ेनी, अपनी आवाज हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। I24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। स्टूडियो में वापस आते हैं ओवन और याकूब के साथ। याकूब, हमने अभी सुना कि ईरान में 12 साल के बच्चे हथियारों से लैस हैं। जब भविष्य में सड़कों पर क्या हो सकता है उसकी बात होती है, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान का उल्लेख करना चाहती हूं जिसमें उन्होंने ईरानी नागरिकों को हथियार देने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हथियार भेजने की कोशिश की पर वे असली ईरानी नागरिकों तक नहीं पहुंचे। लेकिन क्या इससे वाकई में ईरान के अंदर हालात बदल सकते हैं या फिर इससे ईरान युद्ध के बाद देश के अंदर एक गृह युद्ध छिड़ सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे हालात बदल सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि शासन परिवर्तन को लेकर जो संदेश दिया गया उसमें समस्या यह थी कि उसे अवास्तविक तरीके से पेश किया गया। इसे युद्ध के लक्ष्य के रूप में पेश किया गया था। असल में जब आप सैन्य योजनाकारों से बात करते हैं तो ये प्रमुख युद्ध लक्ष्यों में से एक नहीं था। ये एक ऐसी चीज है जो बेहद वांछनीय है। लेकिन ये विचार कि हम हवाई शक्ति से किसी शासन को जल्दी बदल सकते हैं, ना तो इतिहास और ना ही तथ्यों से समर्थित है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि यह शासन सुरक्षित है। इस शासन ने सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान झेला है। विपक्ष को कुछ हथियारों तक पहुंच मिली है, हमें नहीं पता कि कितनी। ये अत्यंत गुप्त अभियान है, ये गोपनीय है। हमें मानना होगा कि ये चल रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि शासन का भविष्य बिल्कुल भी उज्जवल नहीं है, क्योंकि जब वे अपनी सैन्य संरचना के पुनर्निर्माण के बारे में सोचते हैं, जिसे बनाने में उन्हें दशकों लग गए, और हमने एडमिरल ब्रैड कूपर, सेंटकॉम के कमांडर को ये कहते हुए सुना कि ये एक पीढ़ीगत हार है। लगभग 4 दशकों के सैन्य निर्माण को बहुत बहुत जोरदार झटका लगा है। अब ईरानी शासन को इसे फिर से बनाते समय उन नागरिकों के बारे में भी सोचना होगा जिन्हें वो ईंधन व भोजन पर सब्सिडी देता था। ये अस्तित्व का संकट है, क्योंकि वे या तो ऐसी आबादी का सामना करेंगे जिसके पास खोने को कुछ नहीं होगा, या अपनी ताकत बढ़ाने की प्रक्रिया को अनदेखा करेंगे। दोनों साथ नहीं कर सकते। उनके लिए दोनों काम संभव नहीं है। इसलिए हमें इस शासन और उसके भविष्य को लेकर धैर्य रखना होगा। इसका भविष्य उज्जवल या स्थिर नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कल गिर जाएगा। ये भी यथार्थवादी नहीं है कि लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि वायु शक्ति या नौसेना शक्ति या दूर से की जाने वाली मारक क्षमता तुरंत शासन परिवर्तन ला सकती है। इतिहास बताता है कि ऐसे विकेंद्रीकृत वैचारिक जिहादी शासन जो विषम युद्ध के लिए बना है के साथ ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है असली समस्या जनता की उम्मीदों को सही दिशा देना है। शासन तुरंत गिरने वाला नहीं था, पर इसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। हमें धैर्य रखना चाहिए और स्थिति पर नजर रखनी चाहिए। जनता की उन उम्मीदों को सही करना निश्चित रूप से हमने यहाँ इजराइल में देखा है। मैं ये भी कहूंगी कि पूरे क्षेत्र में भी ऐसा ही है। मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि नेटो के कुछ सहयोगी देशों से जो हमने देखा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही नेटो की आलोचना करते रहे हैं और ईरान युद्ध के दौरान मदद की अनिच्छा ने उनकी शिकायतें बढ़ा दी हैं। सेक्रेटरी जनरल मार्क भुट्टे वॉशिंगटन में डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन क्या ये बहुत कम और बहुत देर से उठाया गया कदम है? जो ब्राउन रिपोर्ट कर रही हैं। ईस्टर की शुभकामनाएं। तूफान के बाद शांति में डोनाल्ड ट्रंप ने अगला निशाना तय किया, जिसे वो पहले से खुलकर आलोचना करते रहे हैं। नेटो एक बहुत बड़ी मूर्खता कर रहा है और मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं। आप जानते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि क्या नेटो कभी हमारा साथ देगा या नहीं। ये बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं थी, पर वे वहां होने चाहिए थे। ट्रंप ईरान के साथ युद्ध के दौरान नाटो सहयोगियों के व्यवहार से नाखुश रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की आलोचना की कि वे सैन्य अभियानों में शामिल नहीं हुए, जबकि ब्रिटेन ने अमेरिकियों को अपने ठिकानों पर विमान तैनात करने दिया।
स्पेन के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, जिसने 2 संयुक्त अमेरिकी स्पेनिश सैन्य ठिकानों से अमेरिकी विमानों और जहाजों को रोक दिया है। स्पेन ने भी अमेरिकी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, जबकि फ्रांस ने युद्ध के लिए अमेरिकी हथियारों को स्थानांतरित करने के लिए इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से मना कर दिया। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, नेटो ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे साथ फिर से बुरा व्यवहार करेंगे अगर हमें कभी उनकी जरूरत पड़ी, और उम्मीद है कि हमें कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि वे ज्यादा कुछ कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैनिकों को नेटो क्षेत्र से बुलाने पर विचार कर रहे हैं। और अब राष्ट्रपति ने एक पुरानी धमकी को फिर से दोहराया है। ट्रूथ सोशल पर बड़े अक्षरों में पोस्ट करते हुए लिखा, उद्धरण, याद रखो ग्रीनलैंड वो बर्फ का बहुत बड़ा इलाका है जिसका प्रशासन बहुत खराब है। डोनाल्ड ट्रंप उसकी रणनीतिक सैन्य स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के कारण पहले कार्यकाल से ही ग्रीनलैंड पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन ये डेनमार्क के शासन के अधीन है और अगर अमेरिकियों ने हमला किया तो वो नाटो देश पर हमला माना जाएगा। नेटो के अनुच्छेद 5 के अनुसार एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाता है और इससे नेटो देशों और अमेरिका, जो इसका सबसे बड़ा योगदान करता है, के बीच पूरी तरह से युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप ने कहा, नेटो को धमकी मिलने पर ही समझ आता है, पर यह धमकियां कितनी गंभीर हैं। सचिव जनरल मार्क रट्जर अमेरिका में विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे समझते हैं राष्ट्रपति गठबंधन से क्यों नाराज हैं और यूरोपीय देशों से कहा कि ट्रंप होर्मुज जलदमरू मध्य पर प्रतिबद्धताएं चाहते हैं। यूरोप इस संघर्ष से दूर रहना चाहता है, इसलिए ट्रंप की धमकी फिर खोखली साबित हो सकती है। इस बार ये परीक्षा होगी कि क्या वे बिना दोस्तों की मदद के काम चला सकते हैं। अब हमारे साथ वॉशिंगटन से जेनिफर कैवेनो, डिफेंस प्रायोरिटीज की सीनियर फेलो और मिलिट्री एनालिसिस डायरेक्टर जुड़ी हैं। जेनिफर, क्या ये दौरा सकारात्मक रहा? क्या इसे ऐसा कहा जा सकता है या अभी भी अमेरिका और उसके नेटो सहयोगियों के बीच बड़े मतभेद हैं? दरअसल ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी जनरल की हालिया यात्रा काफी खराब रही। मतलब उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर नेटो की आलोचना की और बताया कि ईरान युद्ध में उनके व्यवहार से वो नाराज हैं और अमेरिका को निराश किया। आमतौर पर हम नेटो पर सकारात्मक बयान या संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, लेकिन इन बैठकों के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि बैठक बहुत खराब रही और राष्ट्रपति अभी भी इस बात से बहुत नाराज है कि ईरान युद्ध के दौरान नेटो देशों ने कैसे प्रतिक्रिया दी। ट्रंप अब सहयोगियों से अगले दिनों में होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए ठोस प्रतिबद्धताएं मांग रहे हैं, पर व्यवहार में ये कैसा दिखेगा? क्या यूरोपीय देश वो भूमिका निभाने को तैयार हैं जब उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया? देखिए, मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि नेटो देशों के पास इस स्थिति में मदद की जरूरी क्षमताएं हैं। उनकी नौसैनिक क्षमता इतनी अधिक नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ अतिरिक्त हो और उनके अपने ही खतरे और चिंताएं हैं उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में, जहां वास्तव में उन्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि वे युद्धपोत या अन्य क्षमताएं तैनात नहीं कर सकते ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के प्रयास को समर्थन मिल सके, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो पर्याप्त बड़ा होगा या वे क्षमताएं होंगी जो एक वाकई मुश्किल अभियान के लिए जरूरी होंगी। ये सोचना ज्यादा वास्तविक है कि वे किसी तरह के संघर्षोत्तर परिदृश्य में शामिल हो सकते हैं जहां वे किसी अलग तरह का समर्थन प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अगर पीछे हटकर देखें तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही असंभव है कि यूरोप कुछ खास मदद करेगा, कम से कम निकट भविष्य में। देश शुरू से ही इस युद्ध के खिलाफ रहे हैं और उनकी बात भी सही है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि उनसे इस बारे में युद्ध शुरू होने से पहले कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया था। दूसरी बात, ये वास्तव में नाटो संधि के दायरे से बाहर है। नाटो संधि का मकसद ये नहीं था। तीसरी बात, होर्मुज जलडमरू मध्य तो पहले से ही खुला था, इससे पहले कि अमेरिका ने युद्ध शुरू किया। ये केवल इसलिए बंद हुआ है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ एक अनावश्यक युद्ध शुरू किया, जिसके कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में ये अवरोध उत्पन्न हुआ। तो ये वास्तव में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें यूरोपीय देशों की कोई भूमिका हो। ये एक अमेरिका द्वारा बनाई गई समस्या है और ये थोड़ा अनुचित है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब नेटो सहयोगियों से इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए मदद मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पिछले 1 साल या उससे अधिक समय में उन पर काफी सख्ती बरती है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने नेटो सहयोगियों से क्या चाहते हैं? अगर वे यहाँ सैन्य मदद नहीं दे सकते तो अमेरिका अपने नेटो सहयोगियों से कौन सा शक्ति संतुलन चाहता है और बदले में उन्हें क्या मिल सकता है? मुझे लगता है कि जो वो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पहुंच से बाहर है। ये कुछ ऐसा है जो असंभव है।
चाहे वे मानते हो कि उनके पास वह नौसैनिक क्षमता है जिससे वे वह हल निकाल सकते हैं जो अमेरिका नहीं कर सकता, लेकिन यूरोप उनकी मांग पूरी नहीं कर सकता। ये संभव है कि वह समर्थन के और अधिक महत्वपूर्ण बयानों से संतुष्ट हो जाएं, या यूरोप में अमेरिकी ठिकानों के इस्तेमाल पर लगी किसी भी तरह की पाबंदियों को हटाने से। ये चीजें स्थिति शांत कर सकती है, लेकिन यूरोप में राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय होंगी, और ये भी स्पष्ट नहीं है कि बदले में यूरोप को क्या मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस समय यूरोप में ये भावना है कि वे ट्रंप को चाहे जो भी दे, वो लगातार उन्हें धमकाते रहते हैं, वो बार बार लौट कर आते हैं और अधिक मांगते हैं। तो पिछले साल जो उनकी शुरुआती रणनीति थी, जिसमें वे सिर्फ उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे थे जो ट्रंप चाहते थे, वो देने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा खर्च करने के लिए राजी हो रहे थे, वो असल में सफल नहीं रही। इसके बजाय इससे धमकियों में बढ़ोतरी हुई। अब ग्रीनलैंड के खिलाफ धमकियां दी जा रही हैं, जो फिर से सामने आई हैं। अब नेटो से बाहर निकलने की धमकी दी जा रही है। मुझे लगता है कि यूरोपीय नेता इस फैसले के करीब हैं कि क्या राष्ट्रपति को खुश करने की कोशिश जारी रखना फायदेमंद है, या उन्हें मानना होगा कि अमेरिका दूर जा रहा है और ट्रंप के तहत नाटो काम नहीं करता। जेनिफर कैवेनो, बेहतरीन जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। पिछले 1.5 महीने में गाजा का मोर्चा शांत नहीं हुआ है। आईडीएफ ने कहा कि उसने गाजा में कई लक्षित हमले किए, जिसमें एक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी मारा गया, जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान इजराइल में घुस आया था और उत्तरी गाजा में कार्रवाई कर रहे इजरायली बलों पर हमले की योजना बना रहा था। आईडीएफ ने एक हमास आतंकवादी को मार गिराया, जो अल जजीरा के लिए पत्रकार भी था। आईडीएफ के मुताबिक मोहम्मद वाशा हमास के सैन्य विंग का सदस्य था, जिसने ड्रोन, रॉकेट बनाने और गाजा के भीतर हथियारों के हस्तांतरण में मदद की थी। अब हमारे साथ i24 न्यूज की वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसारन जुड़ गई है। एरियल, क्या आप आईडीएफ द्वारा खत्म किए गए लोगों और गाजा में हो रही कार्रवाइयों की और जानकारी दे सकती हैं? हाँ निकोल, जब दुनिया का ध्यान ईरान, खाड़ी, लेबनान पर है, गाजा ही है जो अब भी इजराइल को धमकी देता रहता है, जहां हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के ऑपरेटिव्स पर इजरायली हमले लगातार जारी हैं, जो इजराइल को धमकी दे रहे हैं और जिन्होंने पहले भी इजराइल पर हमला किया है। मैं उस हमास ऑपरेटिव से शुरू करूंगा जो अल जजीरा के पत्रकार के रूप में भी काम करता था, ऐसे कई लोगों में से एक जिसे आईडीएफ ने खत्म कर दिया है। मोहम्मद वाशात अल जजीरा के एक प्रमुख रिपोर्टर थे, लेकिन वो हमास के सैन्य विंग में भी एक वरिष्ठ ऑपरेटिव थे, खासकर हथियार निर्माण इकाई में। असल में हाल के वर्षों में आईडीएफ के पास वाशाच के बारे में प्रकाशित जानकारी थी, जिसमें उसे हमास से जोड़ा गया था, और ये जानकारी खुद वाशाच के लैपटॉप से आईडीएफ को मिली थी, और इसलिए इसमें आईडीएफ को ये जानकर कोई हैरानी नहीं हुई कि वो एक हमास ऑपरेटिव है, और मीडिया को भी ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वो वास्तव में हमास का सदस्य था। हालांकि बहुत से लोग इस संबंध से इनकार कर रहे हैं और ये कल की बात है, लेकिन आज आईडीएफ का कहना है कि उसने एक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ऑपरेटिव को मार गिराया है, जो 7 अक्टूबर को नख अलोज में हुए नरसंहार में शामिल था। साथ ही उत्तरी गाजा में 3 अन्य हमास ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया गया। ये दिखाता है कि हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, वे न केवल गाजा पट्टी के अंदर फिलिस्तीनी लोगों पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर रहे हैं, बल्कि इजराइल के लिए खतरा बने हुए हैं। गाजा पट्टी में अपनी क्षमताओं को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वैश्विक ध्यान के भटकाव का फायदा उठाने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आईडीएफ का ध्यान है, वो अभी भी गाजा पर उतना ही केंद्रित है जितना कि ईरान, लेबनान और अन्य मोर्चों पर है। हाँ, गाजा पट्टी पर दुनिया का ध्यान शायद नहीं है। एरियल, युद्ध विराम की स्थिति क्या है? शांति बोर्ड हमास पर हथियार डालने का दबाव बना रहा है। नया क्या है? उन्हें तो महीनों पहले ही हथियार डाल देने थे। उन्हें महीनों पहले शांति बोर्ड में हथियार डालने थे। अब उस संस्था को कोई याद नहीं करता। कहते हैं जब तक हमास हथियार नहीं डालता, गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण नहीं होगा। और फिर भी हमास आज तक कह रहा है कि हथियार डालने का सवाल ही नहीं उठता। पिछले हफ्ते हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू बैदा, जो अपने नाम के दूसरे हैं, का ताज़ा बयान था
कि हमास अपने हथियारों को लेकर किसी भी तरह की बातचीत को सिरे से खारिज करता है, जिससे पूरी स्थिति, पूरा युद्ध विराम लागू करने का मामला एक तरह से गतिरोध में फंस जाता है। हालांकि एक बार फिर दुनिया का ध्यान कहीं और होने के कारण कोई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बन पाता। अगर आप बोर्ड ऑफ पीस का जिक्र करें तो वो ट्रंप का नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसलिए जब ट्रंप का ध्यान कहीं और है तो वो इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। और इसी बीच गाजा के लोग हैं जो हमास के क्रूर शासन के तहत लगातार पीड़ित हो रहे हैं, और हमास इस समय का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को फिर से बनाने और फिर से संगठित होने के लिए कर रहा है। एरियल ऑस्ट्रान कवरेज और ताज़ा जानकारी के लिए धन्यवाद। यहाँ स्टूडियो में वापस आते हुए ओबन, जैसे ही हम अभी बात कर रहे हैं, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तबा खमेनी वो ट्विटर पर अलग अलग पोस्ट की झड़ी लगा रहे हैं। नए सर्वोच्च नेता सच में क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कई बातें कह रहे हैं निकोल। हम अभी तक मुस्तबा खामनेई को नहीं देख पाए। हम उनके ट्वीट्स व लिखित बयान देखते हैं। सोशल मीडिया पर कई ट्वीट्स हैं, लेकिन संक्षिप्तता के लिए मैं 2 पर ध्यान दूंगा। एक है हॉर्मुज पर। वे कहते हैं कि वे होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी नियंत्रण को और बढ़ाएंगे। इसका असल मतलब क्या है? शायद हम इसे जल्द ही देखेंगे, अगर ये सच में एक नियंत्रण में नेता को दिखाता है। दूसरा बिंदु जो भी दिलचस्प और उल्लेखनीय है, शायद होर्मुज जितना तुरंत नहीं लेकिन रणनीतिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है ईरान के तथाकथित दक्षिणी पड़ोसियों को संबोधित करना, यानी फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ के अरब खाड़ी देश या अरबियन खाड़ी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खाड़ी के किस तरफ से देख रहे हैं। मूल रूप से उन्हें यह कह रहे हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ दें, उन्हें अपने संबंधों पर सवाल उठाना चाहिए, और दूसरे शब्दों में कहे तो उन्हें ईरान के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा बन जाना चाहिए। निकोल, जैसा कि हम युद्ध के दौरान कहते आ रहे हैं, ये वे देश हैं जिन्होंने अब तक की 6 हफ्तों की सक्रिय लड़ाई के दौरान बहुत ही सावधानी पूर्वक नीति अपनाई है। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, वे इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि युद्ध कौन जीतेगा, और उन्हें परिणामों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बदलना होगा। हम यहां हैं, कम से कम एक अंतराल पर, अगर अगले दिन नहीं तो इन देशों को वो फैसला लेना ही होगा। और मुस्तफा खमेनी बिना किसी झिझक के उन्हें ये बता रहे हैं कि ईरान आगे भी दबाव बनाता रहेगा, और हम चाहते हैं कि वे उसके प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा बने, न कि अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र का। मैं जानना चाहती हूँ याकूब, खाड़ी देशों पर दबाव बढ़ाना आखिर कैसा दिख सकता है? ईरान तो युद्ध विराम के बावजूद इन खाड़ी देशों पर हमला करता ही जा रहा है। दबाव बढ़ाना असल में कैसा दिखेगा? मुझे लगता है कि बात इतनी ही है। आखिरकार ईरान यहाँ सबसे कमजोर कड़ी को ही निशाना बना रहा है। ये उन खाड़ी देशों को निशाना बना रहा है जो सैन्य रूप से कमजोर हैं। क्या वो ये दिखाना चाहता है कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम नहीं होगा, तब तक वे होर्मुज, जलडमरू मध्य और खाड़ी देशों में अशांति फैलाएंगे, भले ही वे इसे खुलकर ना कहें, लेकिन ऐसा करने के करीब आ जाएं? क्या यही समीकरण वे सामने रख रहे हैं? शायद, संभवतः। आप जानते हैं, अगर हम सारी कड़ियां जोड़ें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इजराइल पर हमला करने से खुद को रोका है, क्योंकि वे इजराइल की प्रतिक्रिया से डरते हैं, लेकिन वे खाड़ी देशों से नहीं डरते। तो शायद ये एक बड़े ईरानी समीकरण का हिस्सा है। वे पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता को धमकी देकर लेबनान में युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद यही हो रहा है, हम यही देख रहे हैं। निकोल, मैंने युद्ध की शुरुआत में ही कहा था कि ईरान होर्मुज से वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बना रहा है और खाड़ी देशों पर सुरक्षा के नाम पर उगाही कर रहा है। मुबश्शिरा बखमिनी के ट्वीट की भाषा देखकर आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। नए सर्वोच्च नेता को लेकर रोचक घटनाक्रम हो रहे हैं। हालांकि हमने उन्हें अब तक सामने नहीं देखा, लेकिन आप सही हैं, हम उनके कुछ शब्द पढ़ते रहते हैं। सज्जनों, स्टूडियो में मेरे साथ बने रहें। हम यहाँ i24 न्यूज पर एक बहुत ही छोटा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी पूरी 1 घंटे की कवरेज बाकी है, जिसमें हम इस चल रहे युद्ध विराम की ताजा घटनाओं पर चर्चा करेंगे। इसका ईरान के लिए क्या मतलब है, इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए क्या मतलब है, इसका इजराइल और लेबनान के लिए क्या मतलब है। मैं इन सभी बातों और उससे भी ज्यादा के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ i24 न्यूज पर बात करूंगी। कहीं मत जाइए।